हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉमन एरर्स वाले क्वेश्चंस, जो कि एसएससी सीजीएल के किसी भी एग्जाम प्रीलिम्स या मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए, साथ ही में उनके रूल्स जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आगे हम क्वेश्चन पे जाने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का। अब जैसा कि सब्जेक्ट चैप्टर का नाम ही है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, तो बेसिकली इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या कनेक्शन होता है किसी भी सेंटेंस में। सबसे पहला रूल तो ये है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं किसी सेंटेंस में उतने ही वर्ब हो सकते हैं। मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। जितने मेन सब्जेक्ट होंगे उतने ही आपके मेन वर्ब हो सकते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा सो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। ये बात क्लियर है? जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब का नेचर होना चाहिए, सिंगुलर टू सिंगुलर, प्लूरल टू प्लूरल। ये बात तो इजी होती है, हम समझ भी जाते हैं। लेकिन सेंटेंस में सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये होती है कि हमें पता नहीं लग पाता कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है और मेन सब्जेक्ट कहाँ पे है। वर्ब तो हम अंदाजा लगा लेते हैं आराम से कि सिंगुलर है या प्लूरल, सब्जेक्ट का मुश्किल होता है। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर ये देखिए, एग्जाम्पल माई डॉग वेट्स फॉर दी पोस्टल कैरियर। सो यहाँ पे मेरा डॉग, मेरा डॉग जो है वो सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। मैंने पता लगा लिया मेरे एक डॉग की बात हो रही है तो सिंगुलर है। आगे देखिए, माई मॉम और डैड इज कमिंग टू द प्ले। जो यहाँ पे मैंने वर्ब यूज किया है ये है आपका सिंगुलर, तो क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है? माई मॉम और डैड। अब हो सकता है कि आप लोगों को लगे प्लूरल है। अगर मैं और की जगह एंड यूज करता तब तो ये प्लूरल होता और फिर मुझे सब्जेक्ट का वर्ब भी आर यूज करना होता। लेकिन इस मैंने सिंगुलर यूज किया है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। माई मॉम और डैड दोनों में से एक की बात हो रही है। तो यही इस सेंटेंस इस चैप्टर में हमको सीखना है कि सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, हमें कैसे पता चलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर कोई नाउन होता है तो उसमें मैं अगर एस या ईएस जोड़ दूं तो वो बन जाता है प्लूरल, अदरवाइज होता है सिंगुलर। जैसे एग्जाम में देखिए बेबी, बेबी ये मेरा सिंगुलर है, लेकिन अगर मैं एस या ईएस जोड़ दूं तो ये बन जाएगा प्लूरल। आप यहाँ पे देखिए गर्ल, सिंगुलर है लेकिन मैंने एस लगा दिया तो ये हो गया प्लूरल। लेकिन जो दोस्तों वर्ब का नेचर होता है ये एंटायरली अपोजिट होता है। वर्ब में क्या होता है कि जो नॉर्मल फॉर्म होता है वर्ब का वो प्लूरल होता है, मैं उसमें एस या ईएस जोड़ दूंगा तो ये सिंगुलर हो जाता है। ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है नाउन के। एग्जाम्पल में देखते हैं, चलिए यहाँ पे मैंने देखा ड्रिंक्स, ड्रिंक मतलब एक वर्ब है पीना। इसके पीछे अगर एस लग जाए तो ये सिंगुलर होगा, तो मैं प्लूरल कैसे बनाऊंगा? मुझे प्लूरल बनाने के लिए एस को रिमूव करना होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं सिंग्स, एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। जबकि जो इसका नॉर्मल फॉर्म होगा सिंग, जिसमें एस नहीं लगा होगा, वो प्लूरल होता है। एक और वर्ब देखते हैं पेंट, PAINT, ये इसका नॉर्मल फॉर्म है जिसमें एस या ईएस नहीं है, इट मीन्स ये एक प्लूरल वर्ब है। लेकिन दोस्तों अगर मैं एस ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब होता है कि ये एक सिंगुलर वर्ब मैंने बना दिया इसे। ये अपोजिट होते हैं इस तरीके से प्लूरल और सिंगुलर के केस में, नाउन और वर्ब। आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। पहला कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सिंगुलर टू सिंगुलर, प्लूरल टू प्लूरल। लेकिन क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट में एस या ईएस जोड़ने से वो प्लूरल बनता है, जबकि जो आपका वर्ब होता है उसमें एस या ईएस जोड़ने से वो बन जाता है सिंगुलर। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अब हमारे पास है हमारा पहला सेंटेंस,
दोस्तों आप भी वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो, और अगर आपके आंसर सही हैं तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि कितने सही हैं। कैसा रहा इस वीडियो का भी रिव्यू आप मुझे दे सकते हैं, और समझ में आया या नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। देखिए, सेंटेंस है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। टाइड मतलब हो गया लहरें, जो उसका राइज और फॉल है किसकी वजह से है, ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, चांद के इन्फ्लुएंस प्रभाव के कारण। सो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, हमारा वर्ब है हमारा आर। आर प्लूरल है, सो मुझे चेक करना है क्या ये सब्जेक्ट भी प्लूरल है या नहीं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एंड से जुड़ेगा तो वो बन जाएगा प्लूरल। लेकिन 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 यहाँ पे है ये सिंगुलर, क्योंकि राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, सिंगुलर एक सब्जेक्ट को बता रहा है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे आर ना होकर के यहाँ पे होगा इज। आप ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ पे जो राइज एंड फॉल है इसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है सिर्फ एक बार, और जब भी कभी एक ही बार आर्टिकल का यूज होगा और दो चीजों को एंड से जोड़ा जाएगा तो उतने ही सब्जेक्ट होंगे जितने आर्टिकल होंगे। सो आर्टिकल एक है तो फिर सब्जेक्ट भी एक ही होगा। सो इसका मतलब ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हमारा वर्ब ऑटोमेटिक सिंगुलर होना चाहिए, तभी सेंटेंस सही होगा। लेट्स मूव टू दी अनदर एग्जांपल, अनदर सेंटेंस। अगला सेंटेंस है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, यानी कि कॉलेज का सेक्रेटरी और प्रिंसिपल आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट। वो क्या कर रहे हैं, वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। सो वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, आर। वर्ब आर हो गया तो हमारा या तो सिंगुलर, जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल होना चाहिए तो आर सही होगा। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा आर जो है वो गलत हो जाएगा, फिर इसकी जगह इज आएगा। अब कैसे पता चले कि सिंगुलर है या प्लूरल, देखिए एंड से जुड़ा हुआ है सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, तो हम ध्यान देंगे आर्टिकल पे। यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, इसका मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है, तो इसका मतलब सेंटेंस जो है वो हो गया है सिंगुलर। और क्योंकि सेंटेंस सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है वो आर नहीं, वो आएगा इज। अगर यहाँ पे होता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, उस केस में इसका मतलब होता कि सेक्रेटरी अलग है, प्रिंसिपल अलग है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, काफी इजी है, इंपॉर्टेंट रूल है ये। आप जब पढ़ेंगे ना इस चैप्टर को तो यहाँ आपको काफी ऐसे रूल्स देखने को मिलेंगे। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। आप अगेन इसको ट्राई करिए, कोशिश करने की कि ये सही होगा या गलत आपसे। देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा, ईदर माई कलीग और ए पियन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। सो या तो मेरा कोलीग या फिर जो है वो पियन आएगा मटेरियल लेकर के आज। सो अब ध्यान से देखिए, आपका जो वर्ब है वो प्लूरल है। अब हमको सब्जेक्ट पे जाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आर की जगह इज आएगा, और सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो आर सही होगा। सब्जेक्ट क्या है, ईदर माई कुलीग और ए पियोन। सो देखिए मैं आपको बताता हूं, जो ईदर और दोनों का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। सो जो आंसर होगा यानी जो मेन सब्जेक्ट होता है वो नजदीकी वाला सब्जेक्ट होता है। तो नजदीकी वाला सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब के जो नजदीकी सेंस वाला सब्जेक्ट होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट माना जाएगा। सो यहाँ पे है ए पियोन। ए पियोन मतलब क्या है कि सिंगल की बात हो रही है। सो आर हमारा गलत हो जाएगा, आर की जगह हम लगाएंगे इज। अब ये वर्ब, अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ईदर का पेयर हमेशा और होता है। अगर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए इसी सेंटेंस में आपको यहाँ पे इज लिख के दे देता, आपको आर की जगह क्या लिख के दे देता, इज, और आप फिर कहते कि भाई अब तो सेंटेंस सही है, लेकिन आप यहाँ पे एंड पे ध्यान नहीं देंगे। सो ये भी गलत हो जाएगा। ईदर का पेयर क्या होता है, और, या तो ये या तो वो, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो वो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारा,
द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि भाई पुराने वाले मशीन की बजाय, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, जो नई वाली मशीन है ना वो क्या करती है, कपड़ों को ज्यादा तेज वॉश करती है। सो देखिए ऑटोमेटिक मशीन्स, कई लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि मशीन्स प्लूरल है, सो बोलेंगे कि सर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहां पर बात ऑटोमेटिक मशीन्स की नहीं की जा रही, यहां पर किया जा रहा है द न्यूअर टाइप ऑफ, जो बिल्कुल नए किस, जो नया वाला मशीन है, बहुत सारे मशीन हो सकते हैं लेकिन जो नया वाला मशीन है, सो यहाँ एक टाइप के मशीन की बात की जा रही है जो नया है। मतलब सब्जेक्ट जो आपका मेन है वो है सिंगुलर, सो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। वर्ब क्या है, वॉश। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब वॉश लिखा हो तो वो आपका प्लूरल होता है वर्ब। अगर हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो हमें पीछे एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो एरर है पार्ट सी में, ठीक है, एरर है पार्ट बी में। सो यहाँ पे वॉश की जगह वॉशेज होना चाहिए था। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर दिक्कत हो रही है तो कहाँ दिक्कत हो रही है, और आपके कितने सही बने आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला सेंटेंस देखिए, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। कह रहा है कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, सो 2 लैंग्वेजेस की जरूरत है आपको, किस चीज के लिए, आर लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को पास करने के लिए 2 लैंग्वेज की जरूरत है। तो हमारा जो वर्ब है हमें मिल गया, आर प्लूरल है यहाँ पे। अब हमें जाना है सब्जेक्ट की तरफ। सो सब्जेक्ट क्या हो गया, अब अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो अच्छी बात है, आप बोल देंगे सर सब्जेक्ट क्या है। अदरवाइज आप सोचेंगे कि 2 लैंग्वेजेस सब्जेक्ट है, कि भाई 2 लैंग्वेज की जरूरत है तो आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे बात 2 लैंग्वेजेस की नहीं चल रही, यहाँ पर बात चल रही है नॉलेज की। आपको 2 लैंग्वेजेस की रिक्वायर्ड नहीं है, आपको नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस की रिक्वायर्ड है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सो जो मेन सब्जेक्ट है ना यहाँ पे वो 2 लैंग्वेज ना होकर के ये हो जाएगा नॉलेज। सो नॉलेज होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल चीज कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती, सिंगुलर ही होगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, तो आर की जगह क्या लगेगा, इज। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारा, मैनी ए मैन हैव succumbed टू दिस टेम्पटेशन। मतलब देखिए, अब यहां पे मैं आपको 2 चीज बताता हूं इसका आंसर बताने से पहले। एक होता है मैनी ए मैन, एक होता है मैनी मैन। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो मैनी है वो काउंटेबल है, गिनती की जा सकती है, कई और काउंटेबल चीज के साथ लगता है। और मैनी जो होता है ना वो प्लूरल चीजों को शो करता है, मैनी मैन मतलब कई सारे आदमी। तो यहाँ पे आपका ये वाला मैन गलत हो जाएगा, सही होगा मैनी मैन। तो अगर मैनी से सब्जेक्ट की स्टार्ट हो रही है सेंटेंस की, तो एक तो एरर ऐसे कर सकता है, हो सकता है वो यहाँ पे मैनी MEN की जगह MAN लिख देता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि MAN मैन मतलब एक आदमी, MEN मैन मतलब ज्यादा आदमी। अब ये सही है, ये बात आ गई समझ में। सो हम इसे इरेज करते हैं। अब चलते हैं मैनी ए मैन की तरफ। मैनी ए मैन का मतलब होता है कई में से एक, तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट होता है ये वाला होता है, मैनी ए मैन। अगर मैनी मैन लिखते, मैनी मैन लिखते तब तो फिर आपके कई सारे आदमी सब्जेक्ट हो जाते, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कई में से एक। सो मैनी ए मैन जो होगा, ए मैन आपका मेन सब्जेक्ट होगा और ए मैन हो जाएगा आपका सिंगुलर। सो इसके साथ जो आपका वर्ब लगना चाहिए वो भी लगना चाहिए सिंगुलर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैनी मैन होता तब तो इसके साथ हैव आ जाएगा, लेकिन मैनी ए मैन के साथ आपका हैज आएगा, ना कि हैव। ठीक है, तो ये हमारा हैज की जगह हैव आएगा, सॉरी हैव की जगह हैज आएगा। ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी में एरर था। अगला देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग।
मतलब देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, ओके, वन ऑफ हिज नॉवेल्स, मतलब बहुत सारे नॉवेल्स में से ओनली वन है जो कि है क्या, इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, तो ये आपका सिंगुलर है, सो आपका वर्ब भी आना चाहिए सिंगुलर। देखिए, अगर हालांकि इस वीडियो में तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आप अगर कंजक्शन पढ़ेंगे या प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा, अगर दैट के पहले ये प्लूरल आ रहा है तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, और अगर आपने वो रूल पढ़ रखा है तो डेफिनेटली ये सेंटेंस आप रॉन्ग बनाएंगे और आप यहाँ पे आर सही मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे नोवेल है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये सही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड की वजह से, वो हो गया ओनली। अगर यहाँ पे ओनली नहीं होता तो सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाता, उसमें कुछ और भी वर्ड्स ऐड करते, तब ये यहाँ पे आर सही होता। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आप जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे या कंजक्शन पढ़ेंगे तब आप उस चीज को देखिएगा। यहाँ पे ओनली वन की बात की जा रही है, उसके बहुत सारे नॉवेल्स में से ओनली वन जो है वो इंटरेस्टिंग है, सो यहाँ पे आर नहीं आएगा, आर की जगह आएगा इज। सो एरर था आपका पार्ट सी में, यहाँ पे शायद एक मिस हो गया है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर। देखिए, मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता देता हूं, जब भी वन ऑफ लिखा होता है सो उसके बाद नाउन अगर काउंटेबल है तो वो होगा प्लूरल। क्या होगा, प्लूरल नाउन। और उसके बाद वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। इस चीज को ध्यान से रखिए, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा, और साथ ही में इसके बाद अगर प्रोनाउन यूज किया जाए तो वो भी सिंगुलर ही यूज होगा। सो अभी देखिए यहाँ पे, वन ऑफ माई डिजायर्स, डिजायर्स जो होना चाहिए ये प्लूरल होना चाहिए, सो ये सही है आर। तो इसका मतलब सेंटेंस का ये हुआ, मेरे बहुत सारे डिजायर्स हैं, उसमें से एक है डॉक्टर बनना। तो मेन सब्जेक्ट कौन सा डिजायर की है, डॉक्टर बनने की। डिजायर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन डिजायर बात की जा रही है इस सेंटेंस में वो है डॉक्टर बनने की, तो यहाँ पे आर ना आके यहाँ पे आएगा इज। उन वन ऑफ की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे में से एक। वन ऑफ का मतलब होता है कई में से एक, तो यहाँ पे एरर है पार्ट बी में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। मतलब इट इज आई, ये मैं हूं जो ब्लेम किया जाना चाहिए इस बैड सिचुएशन के लिए। सो आई का जो आपका वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इज या आर, एम। क्या होना चाहिए, एम। आर प्लस आई एन जी होता तो आर होता, आई के साथ तो एम ही होता है, सॉरी, आई के साथ आपका एम होगा। अब देखिए, मैंने आपको एक रूल बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउंस आए, हु, विच, दैट, सो जो वर्ब आएगा ना इसके हिसाब से आएगा। देखिए आ गया ना यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या आएगा, एम, ये सही होगा। और आपने इसे याद भी रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, इट इज, इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके अनुसार यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर यहाँ पे आपका वर्ब इसके अनुसार आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को। चलिए, अब मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपसे पूछने के लिए, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट जो है ऑल ऑल, सम सम, नन नन, तो अब सेम है, ऑल ऑल दोनों में, सम सम दोनों में, नन नन दोनों में, तो इसका फिर सही है जो कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर। तो देखिए, जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए तो हम इनको देखते हैं, हम इनको, अब इनमें क्या देखते हैं, हम इनमें देखते हैं कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर मैं बोलूंगा ऑल ऑफ द कॉफी, तो क्या आप कॉफी की गिनती कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है, तो हम इसे मानेंगे सिंगुलर। और जैसे ही मैं सिंगुलर मान लूंगा, ऑल ऑफ द कॉफी इज गॉन, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, इज। देखिए हो गया ना सिंगुलर। क्यों हो गया, क्योंकि ऑल ऑफ द कॉफी, कॉफी अनकाउंटेबल है, सो मैं इसे सिंगुलर मानूंगा। अब आगे देखिए, ऑल ऑफ द कॉफी बीन्स डैश स्पॉइल्ड, मतलब जो कॉफी के बीज हैं, कॉफी बीन्स हैं, वो क्या कर दिए हैं, बिखरा 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 दिए हैं। सो कॉफी बीन्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल,
ये है काउंटेबल, यानी इनकी गिनती की जा सकती है। सो अब ये ऑल जो है, ऑल बीन्स मतलब प्लूरल हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आर। आई होप इंटरेस्टिंग लगा हो आपको। सेम आपको आगे भी करना है। सम का मतलब होता है कुछ या कई, और ये काउंटेबल हो तो प्लूरल माने जाते हैं, अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर। सम ऑफ द बुक्स, बुक्स जो है ये आपका क्या है, सिंगुलर, सॉरी काउंटेबल है। सो काउंटेबल है तो हम इसे प्लूरल मानेंगे, और जैसे ही मैंने प्लूरल माना सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लुक। जो वर्ब है ये भी मेरा हो जाएगा प्लूरल। अगले सेंटेंस को देखते हैं। सम ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट किसे बोलते हैं, देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं हाथ से लिखी हुई कोई सूची बनाई जाती है। जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो मेन्यू मांगते हैं। सो वो जो मेन्यू होता है, उस मेन्यू में जो जो आइटम्स होते हैं डिशेस की, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कोई फिक्स थोड़ी है कि एक ही होगा या दो ही होगा। सो इसीलिए इसको अनकाउंटेबल माना जाता है, और जो इसका जो वर्ब है वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो इसीलिए हमने लुक का क्या कर दिया, लुक का कर दिया लुक्स। हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने लुक के पीछे एस या ईएस ऐड कर दिया। आगे चलते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अराइव्ड। सो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल है। सो ये प्लूरल माने जाएंगे, तो इनके साथ देखिए आपका क्या आ गया, आपका आ गया प्लूरल वर्ब, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं काउंटेबल हैं, प्लूरल माने जाएंगे। आगे देखिए, नन ऑफ द स्टाफ। अब स्टाफ का मतलब क्या होता है, स्टाफ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, जो भी जैसे टीचर्स हो गए, ग्रुप ऑफ स्टाफ्स, जो भी मेंबर्स हैं ऑफिस में। सो स्टाफ्स तो आपका एक तरीके से वो हो गया कलेक्टिव नाउन। इसके अंदर 5 लोग हों चाहे 10 लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अनकाउंटेबल माने जाते हैं। सो इसके साथ आपका वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। सो देखिए यहाँ पे हैज अराइव्ड हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। आई होप अब आप इसको समझ गए हों। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एवरीबडी। Everybody, it must be admitted, has their ups and downs. सो अब यहाँ पे आप मुझे सिर्फ ये जरा बताइए कमेंट करके कि क्या इस सब सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिला और वर्ब मिला। आप बोलेंगे एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड, सो मस्ट भी मेरा वर्ब आ गया। फिर यहाँ पे एक और वर्ब आ गया। सो मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगे उतने ही वर्ब होंगे। सो सब्जेक्ट देखिए, ये जो मस्ट है ना, ये इसके लिए है, इट मस्ट बी एडमिटेड। सो ये तो हमें साफ साफ दिख गया कि इट के साथ मस्ट आया है। सो एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। सो ये एक अलग सेंटेंस था, ये एक अलग सेंटेंस है, मतलब डिफरेंट सेंटेंस है। एवरीबडी हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, मतलब सभी की जिंदगी में एक अपने अपने तरीके से उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। सो अब एवरीबडी के साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। अब सारी बात आ गई है एवरीबडी पे कि एवरीबडी जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। सो एवरीबडी अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए इसको माना जाता है सिंगुलर। सो वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। अब आप देखेंगे वर्ब मेरा सिंगुलर है तो सही है, लेकिन मैंने आपको वन ऑफ का एग्जाम्पल दिया था। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, उसके बाद आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। तो जब भी कभी सेंटेंस में वर्ब जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही आपका वर्ब होता है, वैसा ही प्रोनाउन भी होता है। सो एवरीबडी सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, तो देयर प्लूरल नहीं हो सकता। देयर की जगह आना चाहिए हिज, क्योंकि हिज सिंगुलर है। और एवरीबडी का जो प्रोनाउन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन, वो हिज होता है, ना कि इट्स। कई बार ऐसे भी गलती कर देते हैं, देयर की जगह क्या लिख देते हैं, इट्स। अब आप कहेंगे कि सिंगुलर है एवरीबडी तो इट्स भी सिंगुलर है, मेरा सही है, लेकिन गलत हो जाएगा, इट्स नहीं होगा, हिज होगा। सो हिज अप्स एंड डाउन्स। अब ये सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही हो गया है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। A hot and a cold spring was found near each other. So spring का मतलब यहाँ पे झरनों से है, जो झरने गिर रहे होते हैं ना पहाड़ों से, तो उससे यहाँ पे मतलब है इसका।
was found मतलब ये आपका पैसिव वॉइस है, was के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो was सिंगुलर है हमारा, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आपको लगेगा कि हॉट एंड कोल्ड तो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे शुरुआत में हमने एक सेंटेंस देखा था, फॉल एंड राइज एंड फॉल, लेकिन वहां पे तो आर्टिकल सिर्फ एक ही था ना, यहाँ पे दो आर्टिकल हैं। देखिए वो पहला वाला रूल ही निकल के आ गया हमारे सामने। यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट भी दो डिफरेंट डिफरेंट हैं। अगर सिर्फ होता ए हॉट एंड कोल्ड तो मतलब एक ही सेंटेंस था, सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट की बात की जा रही है, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग। सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब ये सही हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज नीदर ऑफ द 5 accused could be convicted। देखिए नीदर ऑफ का मतलब होता है कोई में से एक भी नहीं, बेसिकली दो में से एक भी नहीं। नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है? दो में से एक भी नहीं। तो देखिए नीदर ऑफ के किस से जब भी सेंटेंस की स्टार्ट होगी वो बात कर रहे होंगे दो लोगों की। सो यहाँ पे क्या है? 5 accused है। सो 5 जो है दो लोगों, तो दो तो नहीं है, दो से ज्यादा हैं। सो यहाँ पे फिर नीदर गलत हो जाएगा। अगर दो से ज्यादा होते हैं तो उसके लिए यूज होता है नन ऑफ। क्लियर है ये बात? नन ऑफ द 5 accused could be convicted। अब ये सही है कि 5 में से कोई भी accused को कन्विक्ट घोषित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। नन ऑफ मतलब पांचों में से एक भी नहीं, पांचों में से एक भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं साबित किया जा सकता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर नीदर सही होता। याद रखिएगा इस बात का। नीदर जो है वो दो लोगों के लिए होता है, नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, नन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से एक भी नहीं। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो कि सिमिलर ही है हमारा। नीदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। नीदर ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया? दो में से एक भी नहीं। सो आप बोलेंगे यहाँ पे दैम लिखा है तो दैम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैम तो दो से ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों जो अगर कोई सिंगुलर चीज होती है उसका पोजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है, लेकिन जो दो है कोई, टू प्लूरल हो गया ना, सो इसका पोजेसिव प्रोनाउन दैम हो सकता है, तो ये सही है। ठीक है। सो टू का अगर हमें प्रोनाउन यूज करना हो तो वो दो हम कर सकते हैं। सो नीदर ऑफ दैम उनमें से एक भी नहीं जिन्होंने सेंड किया अपना पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। अब मिस्टेक कहां पे होगी इसमें, क्या आप लोग ढूंढ सकते हैं? चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए क्या देयर में कोई एरर है? तो शायद अब आपको याद आ गया होगा कि नीदर मतलब मैंने बताया था सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, पर क्योंकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज किया है तो यहाँ पे तो आप सिंगुलर नहीं कर सकते है ना। लास्ट सेमिनार की बात कर रहे हैं तो सेंट में तो आपका सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, सेंट का सेंट ही रहेगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। वॉज वर्ब में सिंगुलर प्लूरल होता है, तो यहाँ पे देयर की जगह क्या आएगा? हिज। अब हिज आएगा या इट्स आएगा ये कंफ्यूजन है, तो हिज आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। चलिए पढ़िए इसे। इन सिंगापुर, सिंगापुर में माई ब्रदर इन लॉ मतलब साला, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। सिंगापुर में मेरे साला और उसकी वाइफ दोनों कहां प्रेजेंट थे? फंक्शन में। सो मैंने बता दिया है कि दोनों प्रेजेंट थे, तो आपको दिक्कत तो होगी नहीं कि सर यहाँ पे वर होना चाहिए। क्यों? ये प्लूरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट भी प्लूरल है। मैंने बता दिया दोनों मौजूद हैं, मेरा साला और उसकी पत्नी। लेकिन यहाँ पे एक रूल आता है दोस्तों कि जब भी दो सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2 ऐड किए जाएं विद के साथ, अलोंग विद के साथ, एज वेल एज के साथ, इन एडिशन टू के साथ, बिसाइड्स के साथ, सो वहां पे क्या होता है? वहां पे जो आपका
सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जो होता है वो माना जाता है पहला वाला। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे विद जोड़ रहा है, तो जो वर्ब होगा वो डिपेंड करेगा पहले वाले सब्जेक्ट पे। पहला सब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर इन लॉ, ये वाला पहला सब्जेक्ट। अब माय ब्रदर इन लॉ अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल, माय ब्रदर इन लॉ अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर। सो माय ब्रदर इन लॉ सिंगुलर हो गया, मेरा एक ही साला है। सो यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए वॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल। आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन कहीं भी मिल सकता है। अगला सेंटेंस देखिए, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, यानी धैर्य सब्जेक्ट नंबर 1 और धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाते रहना सब्जेक्ट नंबर 2 आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। सो यहाँ पे मैंने आर लिखा है। अब ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर सही, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज होना चाहिए यहाँ पे। अब आप बताइए क्या आंसर होगा। देखिए अब आपको रूल मिल जाना चाहिए। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि अगर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इन सभी के साथ जोड़ा जाता है तो जो आंसर होगा, जो आपका वर्ब होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। पहला वाला सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका आर की जगह आना चाहिए, एरर आर की जगह आना चाहिए इज। सो बेसिकली एरर इज इन द सेकंड पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे अब सही हो गया अगर मैंने एरर को इज कर दिया तो, आर को इज कर दिया तो ये वाला रूल, आप सारे रूल्स मैं जो आपको करवा रहा हूं ना, आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स भी पढ़ लीजिएगा, आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मोस्ट ऑफ द फंड्स, यानी ज्यादातर जो फंड्स हैं वी गेट फ्रॉम अमेरिका, जो हम अमेरिका से प्राप्त करते हैं, इज यूज्ड टू, यूज किया जाता है, बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। ज्यादातर जो फंड्स हम, देखिए यहां पे एक वर्ब ये है तो एक सब्जेक्ट ये है, ठीक है, एक वर्ब आपका ये है इज। तो अब आपको ढूंढना है मेन सब्जेक्ट के यहाँ किसकी बात की जा रही है। जो हम प्राप्त करते हैं फंड्स वो बात मेन है यहाँ पे। बिल्डिंग बनाना या ब्रिजेस बनाना ये मेन नहीं है। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड, वो यूज किया जाता है। अब ये जो मेन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है ये वाला और उसका वर्ब है ये वाला। सो इज है यहाँ पे, अगर फंड्स सिंगुलर है तो इज सही, और अगर फंड प्लूरल है सो आर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फंड्स, अभी हमने कुछ किया था ना, जैसे ऑल ऑफ था, सम ऑफ था, नन ऑफ था, उसके बाद ये वाला नाउन अगर काउंटेबल होगा तो हम इसे प्लूरल मानेंगे और अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर मानेंगे। अब सारी की सारी बात आ जाती है फंड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो देखिए फंडिंग, जो फंड्स होते हैं ना वो माने जाते हैं काउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल हो गया, और जैसे ही काउंटेबल हो गया तो वैसे ही ये प्लूरल हो गया क्योंकि एस लगा है और मोस्ट ऑफ की बात चल रही है। और जैसे ही ये प्लूरल हो गया, इस गलत हो गया, हमारा इसकी जगह आना चाहिए आर। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो चुका है। अगला सेंटेंस पढ़िए आप लोग और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर। सो ये वाला जो वर्ब है इसके लिए है यू एक्वायर, तो ये यू प्लूरल है तो एक्वायर भी प्लूरल है, सही है बिल्कुल। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी, ये आपकी कंपनी पे निर्भर करती है। एंड सो यू एसोसिएट, तो आप एसोसिएट करते हैं योरसेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। सो यहाँ पे देखिए एक वर्ब यहाँ पे एसोसिएट है, प्लूरल है क्योंकि यू भी प्लूरल है, सही है। निर्भर करता है भी एक वर्ब है, ये देखिए ये सिंगुलर है। अब हम जाते हैं, सॉरी ये डिपेंड जो है ये प्लूरल है, जो बेसिक फॉर्म होता है विदाउट एस प्लूरल होता है, ये प्लूरल है। अब हम देखते हैं इसका मेन सब्जेक्ट, निर्भर करता है
क्या निर्भर करता है? क्वालिटीज, द टाइप्स ऑफ क्वालिटीज या द टाइप? क्वालिटीज निर्भर नहीं करता, क्योंकि क्वालिटीज तो बहुत सारी हो सकती हैं। द टाइप ऑफ क्वालिटीज, उस टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप की बात की जा रही है, तो फिर ये सिंगुलर हो जाएगा। सो जैसे ही टाइप सिंगुलर हो जाता है, आपका ये डिपेंड जो कि प्लूरल है ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह अगर आप इसके पीछे एस लगा देंगे, सो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर, और द टाइप सिंगुलर, डिपेंड सिंगुलर। अब ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। आ गया समझ में? अब देखिए, अगर कुछों को डाउट हो रहा होगा कि कहाँ पे एस ऐड करते हैं, कहाँ पे ES ऐड करते हैं, सो ये बेसिक रूल्स है, हम सभी ने बचपन में पढ़ा था। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो एक बार आप इस रूल को भी आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी बुक से, आप या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। काफी आसानी से आपको ये रूल्स मिल जाएंगे, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, बिकॉज बेसिक्स है ये। अगला सेंटेंस चलते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज 10 miles are a long distance to cover on foot। देखिए, आर यहाँ पे वर्ब है, प्लूरल, 10 miles, अब ये डिपेंड करता है कि 10 miles सिंगुलर है या प्लूरल। तो देखिए 10 miles यहाँ पे सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि जो 10 miles है ना, एक डिस्टेंस की बात की जा रही है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है। और अगर आपका ये ऑफिस है, ये घर है, 10 miles की दूरी पर है, सो बात किया जा रहा है कि ये जो आप 10 miles लॉन्ग डिस्टेंस है कवर करेंगे फुट पे, ये एक मात्रा में, ये एक इकाई में माना जा रहा है, एक यूनिट माना जा रहा है 10 miles, कि भाई पर्टिकुलर एक ही चीज को शो कर रहा है, तो फिर यहाँ पे 10 miles आपका सिंगुलर माना जाएगा। और जैसे ही 10 miles सिंगुलर माना जाएगा, आपका आर गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इज। अब ये सेंटेंस सही हो गया। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए जो 10 miles है ना, ये कवर कैसे किया जा रहा है? ऑन फुट। अगर लिखा होता 10 miles टू बी कवर्ड ऑन फुट एंड बाय बस, अगर मैं ऐसे बना देता, सो टू कवर ऑन फुट एंड बाय बस, तो इसका मतलब जो आपका 10 miles है वो एक इकाई पे नहीं शो हो रहा है, डबल 2 यूनिट्स पे शो हो रहा होता। एक जहां आप चलते, एक जो आप बस से यात्रा करते, तब वो प्लूरल माना जाता। सो उम्मीद करता हूं कि मेरे इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सिंगुलर होगा, कौन सा प्लूरल होगा। अब ये यहाँ पे सही है।